हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। आज के इस कुंडली के अंदर हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो लॉजिक काम करता हुआ दिखाई देता है या सिर्फ हवा हवा की बातें हैं। तो चलिए आपके सामने एक सर्वश्रेष्ठ इंसान की कुंडली सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें ये देखेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी के थॉट प्रोसेस ने काम किया और एक अच्छी उपलब्धि देखने को मिली कहीं ना कहीं उनके जिंदगी के अंदर। सबसे पहली चीज हम ये देखें कि मन यानी कि चंद्रमा और हमारी डिजायर राहु हमें क्या इशारा करती है, यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो किस तरह का इशारा करता है। तो चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि वो हस्त नक्षत्र में कहीं ना कहीं अपने खुद के नक्षत्र में और 10वें भाव में यानी कि एक केंद्र में बैठे हैं जिसे सबसे प्रबल केंद्र माना जाता है। चंद्रमा किसी भी अवस्था में 10वें भाव में बैठे तो 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह को कहीं ना कहीं 10वां भाव ऊंचाई प्रदान करता है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? मन है। मन को भी एक ऊंचाई प्रदान होनी है। ठीक है, अब चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है तो कहीं ना कहीं जो मन है वो रहस्यों को खोजने का प्रयास करेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम कहें 8वें घर का स्वामी जब भी 10वें घर में आता है तो 10वां घर जो कि ऊंचाइयों को दिखाता है, जो कि आकाश को दर्शाता है, तो वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़कर आपके कर्म को दिखा सकता है और यहाँ पे उसने दिखाया। तो उन्होंने खोजने के लिए सबसे पहले अपने मन को बनाया। ठीक, तो चंद्रमा का केस हम समझ गए। अब चंद्रमा जो है वो शनि के साथ है और साथ ही साथ इस बात को भी देखना है कि चंद्रमा और शनि की युति जो है वो एक सेम नक्षत्र में हो रही है। इसका मतलब शनि का पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर है। अब चंद्रमा चौथे घर के कारक होते हैं और साथ ही साथ चौथे भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, चंद्रमा के साथ उनका संबंध भी है। तो कहीं ना कहीं मन उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि जरूरत पड़ने पर अपने घर को त्यागा जा सकता है, क्योंकि 4th हाउस जो है उसके स्वामी गुरु वो भी अपने से कहीं ना कहीं 8वें में चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज से ये समझ में आता है कि हमारा जो सोचने का ढंग है उसके अंदर हम कुछ रहस्य खोजना चाहते हैं और उसके लिए जरूरत पड़ने पर हम अपने आप को एकांतवास में भी रख सकते हैं। अब दूसरी बात थी राहु। राहु जो है वो हमारी डिजायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ऐसी डिजायर जिसके लिए हम किसी भी सीमाओं से परे जा सकते हैं। यहाँ पे राहु ने 12वें भाव को लिया और साथ ही साथ वहां पे 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि जिंदगी में हमेशा बदलाव को दर्शाती है, क्योंकि नेचुरल 8th हाउस में आने वाली राशि है और कहीं ना कहीं जो एक बदलाव की डिजायर उनके मस्तिष्क के ऊपर थी। देखिए, अभी मैं कहीं पर भी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आया, मैं अभी आपको इंसान के कॉन्शियस माइंड को ही दिखा रहा हूँ। ठीक, चंद्रमा का शनि के साथ आना और राहु जैसे ग्रह का जो कि स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को दिखाता है 12वें घर में जाना। 8 नंबर की राशि में बहुत से लोग राहु को नीच राशि मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, डिजायर्स वहां पर अगर जा भी रही हैं तो वो किस चीज के लिए जा रही हैं? किसी तरह के परिवर्तन के लिए जा रही हैं। दूसरी बात कि 12वां भाव जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है जब कभी भी आपको बाहर की शक्तियों से जुड़ना होता है। जिन भी कुंडलियों में 12वें भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा होता है उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने इंट्यूशंस को बहुत ही बियॉन्ड द रेंज लेके जा सकते हैं। एक 12वें भाव के अंदर ग्रह से ये एक फायदा होता है। तो राहु जो कि कहीं तक भी बियॉन्ड अ लिमिट जाकर काम करने की क्षमता दिखा रहा था, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही दिखा रहा था। अब बात करें कि लगन के अंदर, तो लगन के अंदर हम आते हैं, हमें वहां पे नजर आता है मूलक नक्षत्र, उसके स्वामी है, सबकॉन्शियस माइंड के स्वामी है केतु। केतु देव जो है वो क्या चाहते हैं? एक तो वो वैसे भी आध्यात्मिक तरह के, दूसरा हर चीज की बारीकी खोजना चाहते हैं। ठीक है, और केतु जो है वो बैठ गए हैं 6ठे भाव में, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र की राशि में बैठेंगे तो हम कई बार कहते हैं कि वो शुक्र के तत्व को लेंगे, क्योंकि जिसकी राशि में बैठते हैं उसके तत्व को ले लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है
कि केतु का अपना एक पर्टिकुलर तत्व है, वो उस चीज को दूसरे ग्रह के ऊपर डाले। तो शुक्र का जो भोग का तत्व है उसको केतु लिमिट कर देंगे। दूसरी बात ये भी है कि शनि और बुध के बीच में परिवर्तन योग काम कर रहा है। कर्म और वाणी सेकंड हाउस और 10th हाउस में बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन योग काम कर रहा है, जिसकी वजह से शनि चंद्रमा को भी कंट्रोल कर रहे हैं और शुक्र को। ठीक है, तो जो विलासिता के ख्याल है वो तो एक तरफ हट जाएंगे। केतु की जो प्लेसमेंट है उसको नक्षत्र के लेवल से देखें तो वो कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में है, वृश्चिका नक्षत्र में है। मंगल जो है इस कुंडली में 12th हाउस लॉर्ड भी है और 5th हाउस लॉर्ड भी है। पंचम भाव बुद्धि का होता है और आपका 12वां भाव जो है वो इस दुनिया से बाहर के पराविज्ञान को खोजने का है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है केतु, वो भी अपनी राशि 8 नंबर की राशि में मंगल और केतु दोनों अपना अपना स्वामित्व रखते हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं केतु से राहु भी प्रभावित हो रहे हैं। इवन दो कि आप कह सकते हो राहु और केतु नीच राशियों में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आए और सभी को पता है कि उनकी जिंदगी किस तरह से थी, किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को बारीकियों से खोजा और विदेशों तक उन्होंने अपनी कीर्ति को मनवाया है। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य वो जाके बैठे हैं लगन के अंदर, यानी कि बहुत ही प्रबल तेज है सोचने के ढंग में। सूर्य 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की राशि में बैठे अच्छा माना जाएगा, इसीलिए काफी ज्यादा प्रकाशमान व्यक्ति बने वो। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि वाणी भाव सेकंड हाउस में बुध खुद ही बैठा है जो कि कारक भी है और शुक्र को लेके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों को समझा पाना, ये शैली शुक्र और बुध ने यहाँ पर की हुई थी। सबकॉन्शियस माइंड केतु का प्रभाव शुक्र और बुध दोनों के ऊपर है, यानी कि कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इस बात का पूरा एहसास उन्हें अपने अवचेतन मन से था। यहाँ पे उनके सामने परिस्थिति खड़ी कर दी गई कि बताइए, 0 पे बोल के बताइए। ये अवचेतन मन था जिसने पूरी चीजों को अपने अंदर से समेट के बाहर रख दिया, जिसकी कल्पना भी कोई ना कर सकता हो, उसकी कल्पना करके उसको साकार मूर्त दिखा पाना, ये जो चीज है ये अवचेतन मन वाले व्यक्ति आसानी से कर पाते। इस कुंडली के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे, कॉन्शियस माइंड चंद्रमा राहु वही फॉर्मेशन है, सबकॉन्शियस माइंड सेम फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को बैलेंस कर लिया तो इंसान बिल्कुल संतुलित थे और उसी वजह से वो जानते थे कि लॉजिक्स के साथ कैसे इस लॉजिकल वर्ल्ड को डील करेंगे और कैसे जो चीजें एक आध्यात्मिक वे से हो सकती है उसको आध्यात्मिक तरीके से डील करेंगे। और जहां तक योग दोष की बात है तो चंद्रमा और शनि का विष दोष भी कुछ लोगों को लगेगा। तो विष दोष की बात तो अपनी जगह ठीक है कि ये योग बनते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कि वो कोई नेगेटिव है। कई बार ऐसी चीजें लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट भी दे जाती हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर हो रहे जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे उनको देखकर उनके जिंदगी में किसी तरह का परिवर्तन आया। कोई भी हंसते खेलते तो नहीं चला जाता, इसीलिए जो उनकी सराउंडिंग्स थी, उनकी सराउंडिंग्स ने कहीं ना कहीं कुछ माहौल बना दिया आपके चंद्रमा और शनि के योग ने, जिसके बाद उनका मन किया कि अब जो मेरी डिजायर है वो पूरी तरीके से मुझे कहाँ लेके जाएगी, नए रहस्यों को खोजने के लिए। और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को हर एक चीज को इतनी बारीकी से खोज के समझाया कि आज तक जाने जाते हैं। इसी वजह से जब भी किसी कुंडली के अंदर देखना है तो ये देखना पड़ता है कि क्या कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस हो पा रहा है। अगर हो रहा होगा तो उन्नति बहुत अच्छे से होगी, और अगर नहीं हो पा रहा होगा तो आपको महसूस होने लगेगा कि मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर से जो मेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, मेरा अवचेतन मन, मेरी इंट्यूशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और ऐसे स्थिति में लोग सक्सेसफुल बनने की प्रयास तो करते हैं, लेकिन नाम बनाने के बाद भी वो अंदर से खुश नहीं रहते, क्योंकि जो डीप सोल है, जो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस है, वो आपको हमेशा याद दिलाता रहता है कि आप कुछ करने आए थे, आप उसको पूरा नहीं कर पाए हो। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे जाके ये सोचने लगते हैं कि जिंदगी के अंदर आखिर हासिल किया तो किया क्या। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी कुंडली के अंदर
किसी भी व्यक्ति के सोचने के ढंग को, सबकॉन्शियस को, और क्या उनका कॉन्शियस माइंड कैपेसिटीज के साथ कर सकता है, उसको समझ सकते हैं और उस तरीके से आपको समझ में आएगा। जिंदगी जो कुछ है उसको ही कुंडली के अंदर देखा जाता है। जैसे जैसे जिंदगियां काम करती हैं वैसे वैसे ही ग्रह कुंडली के अंदर आपको स्थितियां और परिस्थितियों को बताते हैं, क्योंकि कुंडली आपको एक तात्कालिक स्थिति बताती है, इस समय ये स्थिति है, और आपका दिमाग उस स्थिति को जिस तरीके से रिएक्ट करेगा वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। आपका चीजों के प्रति अपना रवैया क्या है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्शियस माइंड, और आपके अपने अंदर की प्रतिभा क्या है उन परिस्थितियों से अपने आप को दो चार करने की, दैट इज अ सबकॉन्शियस माइंड। ज्यादातर लोगों के केस में पूरी की पूरी जो धूल की परत है वो सबकॉन्शियस माइंड को ढक देती है, जिसके कारण से वो परिस्थितियों को उस परिस्थिति से ही रिएक्ट कर देते हैं, क्या सही क्या गलत ये नहीं सोच पाते। उसके बाद फिर जब वो परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं तब फिर उनको लगता है कि अब तो गलती हो गई। यानी जितने भी हम ऐसे केसेस देखते हैं ना, सीबीआई के अंदर आ गए, सब कुछ आ गए, इतने सारे घोटाले हो गए, क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो अवचेतन मन था जो कह सकता था नहीं ये गलत हो रहा है रुक जाना चाहिए, वो नहीं जागा, उसके ऊपर धूल चढ़ गई, उसके ऊपर लालच चढ़ गया, और जब लालच चढ़ गया तो आपने परिस्थितियों को बोला अब तो हम ही सर्वे सर्वा है। ऐसे स्थितियों में क्या होता है, परिस्थितियां धीरे धीरे करके आपके अगेंस्ट चली जाती हैं, और जब आखिरी में आपको पता चलता है कि सब कुछ निकल चुका हाथ से, तब फिर आप अपने अवचेतन मन को पूछते हो कि हमने उस समय भगवान ने हमारे को क्यों नहीं रोका। ये चीजें होती हैं। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे आप देखना उनकी कुंडलियों में आपको परिस्थिति और परिस्थिति के साथ साथ उनके अंदर का अवचेतन मन यानी वो अपना खुद का अवलोकन जरूर कर रहे होते हैं। इस वजह से वो जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। धन्यवाद।